लोगों को इस बात का डर है कि 2023 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है 2008 की तरह, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री में ये दूसरी दफा हुआ है कि सिलिकॉन वैली बैंक और जो सिग्नेचर बैंक है दोनों कोलैप्स कर गए। Silicon Valley Bank and Signature. Silicon Valley Bank was Valley Bank collapsed last week. It set off a domino effect across the banking industry. Signature Bank failed too. जब ये पहली दफा हुआ था 2008 में, जब वाशिंगटन म्यूचुअल और लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े बैंक कोलैप्स कर गए थे, और उसके बाद पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, जिसकी वजह से लोग इस बात से डर रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार भी पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है या नहीं आ सकता। सिलिकॉन वैली बैंक जो कि बहुत बड़ा बैंक है, वो किस तरह कोलैप्स कर सकता है, किस तरह कोलैप्स हो गया, इसके पीछे क्या वजह है, क्या पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। तो अब बात करते हैं कि बैंक्स जो है वो कैसे काम करते हैं। बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है कि जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो पैसा आप जाके किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हो। अब बैंक जो है इतना अच्छा तो है नहीं कि वो आपके पैसे मुफ्त में रख ले, तो वो या तिजोरी में रखता नहीं आपके पैसे, तो वो आपके पैसे उठाता है, किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, किसी भी कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स, किसी भी जगह वो इन्वेस्ट करता है, ताकि उन पैसों से उनको मुनाफा हो। जब उनको मुनाफा होता है तो कुछ पैसे जो है कुछ इंटरेस्ट के तौर पे आपको देता है, बाकी वो खुद रख लेता है। तो ये एक बिजनेस मॉडल होता है जो कि पूरी दुनिया में बैंक्स जो है वो काम कर रहे होते हैं इस मॉडल में। तो अब बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक की, जो कि 1983 में बना। शुरुआती दौर में इसका आधा से ज़्यादा पोर्टफोलियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट था। मतलब पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो कुछ आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे, तो कोई जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो इससे आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने आधे से भी ज़्यादा पोर्टफोलियो कहाँ पर इन्वेस्ट किया होता है, रियल एस्टेट में। आपने एक्सपर्ट को सुना होगा कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो आप एक जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। उससे मिसाल के तौर पर आप मुझे कुछ शख्स आके कहता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर जाता है तो उससे सारा पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने पैसे को मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करें, कहीं बॉन्ड्स में, कहीं रियल एस्टेट में, कहीं स्टॉक्स में। तो इससे ये होगा अगर कोई एक मार्केट जो है वो क्रैश करती है तो दूसरे जो पैसे हैं वो आपके बच सकते हैं। तो उस तरह 1992 में यूँ हुआ कि वो जो रियल एस्टेट होती है वो क्रैश कर जाती है और उनका जो है 2.2 मिलियन जो पैसा होता है वो तबाह हो जाता है। अब उनको एहसास होता है कि क्यों ना हम मुख्तलिफ जगहों पर भी हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस वक्त जिस तरह अभी पाकिस्तान में एक स्टार्टअप का दौर है, लोग स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उस वक्त वो दौर था अमेरिका में 1995 में। तो उन्होंने रियल एस्टेट में सिर्फ उसके बाद 10% इन्वेस्ट करने लगे और बाकी जितना पैसा था वो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो है उनमें इन्वेस्ट करने लगा था 1995 से ऑनवर्ड। और 2015 आते आते उनका जो 65% अमेरिका में जितने भी स्टार्टअप्स थे उनको वो लोन दे रहा था। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब बात आती है कि 2022 में इनको 16वें नंबर पर सबसे बड़ा बैंक और बेहतरीन बैंक का खिताब भी दिया गया, और उस वक्त उसके एसेट जो है कितने थे, $209 बिलियन, मतलब 17,000 करोड़ उनके एसेट्स थे। तो आपके ज़हन में सवाल आएगा तो फिर कोलैप्स क्यों कर गया, आखिर इतना बड़ा बैंक, उसके इतने बड़े एसेट्स, तो क्यों कोलैप्स कर गया। तो प्रॉब्लम शुरू होती है कोविड-19 के पेंडेमिक से। जब सब कुछ बंद था तो उस वक्त सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो थी वो सिर्फ काम कर रही थी और वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही थी। तो इन्वेस्टर को लगा क्यों ना इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए। तो 2021 में बहुत ज़्यादा लोगों ने किस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड और जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो होती है उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उस वक्त सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट 62 बिलियन से $134 बिलियन तक हो गए, जो कि 100% इनमें इजाफा हुआ। तो सिलिकॉन वैली बैंक को लगा क्यों ना इतना पैसा आ चुका है, कहीं जाके इन्वेस्ट किया जाए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बैंक्स जो है वो अपना पैसा जो है वो तिजोरी में नहीं रखते, बल्कि वो कहीं जाके इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको इससे मुनाफा हो। तो बैंक्स ने वो पैसा उठाया और वो जाके गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब थोड़ा अगर आपको नहीं पता कि बॉन्ड्स क्या होते हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ कि बॉन्ड्स होते हैं, अगर किसी भी सरकार को
किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं ताकि लोग उनको लोन दे सके और बाद में उनको लोगों को इंटरेस्ट पे वो पैसे दे सके। वो पैसे जाके गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया 2020 के लगभग। तो उस वक्त हुआ यूँ कि 0.025 जो है उनके पास इंटरेस्ट रेट था, तो उनको लगा कि आगे भी जाकर इंटरेस्ट रेट इतना ही होगा। लेकिन जब महंगाई बढ़ी तो फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो उसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड्स का प्राइस कम हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड्स की जो प्राइस है वो कम हो जाते हैं। इस तरह मैंने आपसे ये कहा कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स का आपस में एक इन्वर्स रिलेशन है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। तो आपके ज़हन में सवाल आएगा कि फेडरल रिजर्व ने ऐसा क्यों किया कि उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जिससे बैंक्स कोलैप्स कर गए। कि जब भी मुल्क में महंगाई होती है तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। तो हम थोड़ा बहुत पीछे चलते हैं। कोविड-19 में जब मुल्क में ना स्लो चल रहा होता है, कोई काम नहीं हो रहा होता, तो इंटरेस्ट जो फेडरल रिजर्व होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो बैंक के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो लोग लोन ज़्यादा लेते हैं। जब लोग ज़्यादा लोन लेते हैं तो उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा पैसा आते हैं तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे मुल्क की GDP जो है वो अच्छी हो जाती है। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो है फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि बैंक के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं, लोग लोन कम लेते हैं। जब लोग लोन कम लेते हैं तो लोगों के पास पैसा कम आता है। जब पैसा कम आता है तो GDP में भी फ़र्क पड़ता है। ये एक तरीका होता है कि इन्फ्लेशन को रोकने का एक तरीका होता है। तो फेडरल रिजर्व ने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो उससे ये हुआ कि बैंक्स के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए। तो लोग लोन लेने से अवॉइड कर रहे थे, लोग लोन नहीं ले रहे थे। तो जब लोग लोन नहीं रहे थे तो उस वक्त पैसा भी फंड की जो रेस हो रहा था वो भी नहीं हो रहा था, तो लोगों के पास पैसा कम आ रहा था। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी पैसा नहीं दे रहे थे स्टार्टअप्स को। तो जो स्टार्टअप्स थे वो अपना पैसा बैंकों से विड्रॉ कर रहे थे खर्चा करने के लिए। तो जब आपको मैंने पहले कहा था कि बैंक जो है अपना पैसा तिजोरी में नहीं रखते बल्कि वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था बॉन्ड्स में, तो वो बॉन्ड्स को उसमें लॉस में बेचने लग गए। जब ये बाहर न्यूज़ आई कि यार जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो लॉस में अपने बॉन्ड्स बेच रहा है, तो एक हड़बड़ मच गई। लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी लोगों के पास महंगाई की वजह से पैसा ऑलरेडी नहीं था। तो लोगों ने पैसा निकालने के बाद जब ये खबर चली कि अब बैंक लॉस में जा रहा है तो और ज़्यादा लोग पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे बैंक रन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बैंक रन। अचानक ही लोग पैसा निकालना शुरू कर दे तो एक बैंक रन इस्तेमाल होता है, तो बैंक रन स्टार्ट हो गया उस वक्त। जैसे ही बैंक रन स्टार्ट हो गया तो उससे ये हुआ कि बैंक के पास पैसे थे ही नहीं, तो लोगों ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया धड़ाधड़। उससे ये हुआ कि बैंक कोलैप्स कर गया, बैंक डूब गया, क्योंकि बैंक के पास पैसे नहीं थे। बैंक पहले ही लॉस में जा रहा था और उसमें लोगों ने पैसे निकालने के बाद तो वैसे ही डूब गया। तो इससे आपके जहन में सवाल होगा कि तो फेडरल की जिम्मेदारी थी, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा था। अब ये तो नहीं देखता था कि बैंक किस तरह के, ये तो उनकी मैनेजमेंट, बैंक की मैनेजमेंट की गलतियाँ थी कि उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जो कि उनको ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे। वो किसी सही जगह इन्वेस्ट करते ताकि उसका ज़्यादा मुनाफा होता। तो बैंक के कुछ मैनेजमेंट की गलतियाँ हैं, कुछ फेडरल रिजर्व की वजह से भी ये कोलैप्स हुआ। जिनमें सवाल आएगा कि उन पैसों का क्या जो लोगों ने जमा कराया। तो जो बाइडेन ने अपने ट्वीट में कहा कि उन लोगों को वो पैसे मिलेंगे जो उन लोगों ने जमा कराए थे उस बैंक में। तो उसके बाद FDIC ने उस बैंक के एसेट्स को अपने कब्जे में कर लिया, तो उन एसेट्स को बेचकर जो है उन लोगों के पैसे जो है वो दिए जाएंगे। तो इस तरह जो है बैंक्स कोलैप्स कर गए उनके कुछ गलत डिसीजन की वजह से, और थोड़े बहुत जो है फेडरल रिजर्व के जो है उनके वजूहत की वजह से भी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था और 2023 के फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत लोगों को ऐसे पैसे दे रहे थे लोन जो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे वापस। मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लोन दे रहे थे धड़ाधड़, जिसकी वजह से एक खला बन गया था। और वो उन लोगों के दे रहे थे जो पैसे वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, वो दोबारा दे भी नहीं सकते थे बैंक को, जिसकी वजह से बैंक्स एक नहीं बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स कर गए। लेकिन यहाँ पर ये है, यहाँ पर हालात थोड़े से अच्छे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, तो उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो गवर्नमेंट जो है दोबारा हेल्प करेगी, दोबारा उसको बेल आउट कर लेगी। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। वो उन्होंने पैसे जो है लोन किसको दिए होते लोगों को, और लोगों
लोगों के पास पैसे नहीं थे वो दोबारा बैंक को देने के लिए, जो उन्होंने बैंक से लोन ले रखा था। वहाँ पर कुछ ज़्यादा संगीन और बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी बैंक्स की तरफ से, लेकिन यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए थे, तो गवर्नमेंट जो है इसकी मज़ीद हेल्प करेगी उसको बेल आउट होने में। वीडियो से क्या सीख ले सकते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हमें एक बैंक में एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें स्टॉक्स मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें मुख्तलिफ जगहों पर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारा पैसा अगर एक जगह डूबता है तो हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज हो पैसा बचाने के लिए। तो आज की वीडियो यहाँ तक, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।